नमस्कार। बैठिए। क्या है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन? सर मैंने बीए किया और वर्तमान में मैं एमए कर रहा हूँ वीएमयू कोटा से, प्राइवेट। और कोटा में कौन से कॉलेज से कर रहे हैं? सर खुला विश्वविद्यालय महावीर। क्या पूरा नाम क्या है उसका? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी है? जी सर। बताएं क्या पूछें आपसे? सर मेरे सब्जेक्ट्स हैं, क्रिकेट मेरी हॉबी है, करेंट। सब्जेक्ट से पूछें? जी सर। आपके ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहे हैं? सर मेरे ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल एवं हिंदी साहित्य था। इतिहास, भूगोल और हिंदी साहित्य। जी सर। इन तीनों में से कौन से सब्जेक्ट में से पूछा जाए? सर मैं वर्तमान में एमए में इतिहास कर रहा हूँ, इतिहास एमए, तो उसमें से। इतिहासकार, आपके प्रसिद्ध जो इतिहासकार रहे हैं उनमें नाम सुने हैं आपने इतिहासकारों के? जी सर। कुछ नाम बताएंगे? जी सर। बताएं। सर हम मध्यकालीन इतिहासकारों में देखें तो अबुल फजल हैं और आमिर खुसरो हैं, उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। अभी आधुनिक काल के देखें तो रामचंद्र गुहा हैं, वीर सावरकर ने भी इतिहास की पुस्तक लिखी है। बर्नी का नाम सुना है? जी सर। उनके बारे में कुछ बता पाएंगे? जी सर, वो खिलजी काल के थे, मध्यकालीन इतिहास। और कुछ बताएं। उन्होंने पुस्तक लिखी सर तुगलकनामा। और कुछ बताएं। उसमें उन्होंने एक तो जो पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जिक्र किया है। राजस्थान का इतिहास भी है आपके? जी सर। पीजी में आपके पेपर्स क्या क्या है? पीजी में सर मैं इंडिया फर्स्ट ईयर हो चुका है मेरा, उसमें तो विश्व इतिहास था और अभी सेकेंड ईयर चल रहा है सर, अभी पेपर्स चल रहे हैं उसके। इसमें मैंने सब्जेक्ट लिए, एक तो आधुनिक भारत का इतिहास 1885 से 1947 तक, और बीच में से मैंने लिया है मध्यकालीन भारत का इतिहास की राजनीतिक जो व्यवस्था है वो। कुल 5 पेपर होंगे आपके? जी सर। और वर्धमान महावीर में 2 पेपर आपको जो आपके एसेंशियल हैं और 3 आपको ऑप्ट करने होते हैं नहीं ग्रुप सर में से। तो फर्स्ट ईयर में सर एसेंशियल होते सभी पेपर चारों, और जो सेकेंड ईयर होता है उसमें से सर 14 पेपर हो, 10 या 14 ऐसे ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से 5 हमें चुनने पड़ते हैं। आप मार्क्स हटा दो। थैंक यू सर। तो आपने ऐसा क्यों किया कि आधुनिक भारत का इतिहास की ही चूज़ किया? सर मुझे लगता है कि मैं उसमें यूजी में थोड़ा मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं था, मेरे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा ये, ऐसा करके। और कोई फ़ायदा नहीं है उसका? सर फायदा और भी है, उससे हमें हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानकारी मिलती है, जो हर भारतीय को प्राप्त करनी चाहिए, नागरिक को भारत की। इसमें राजस्थान का इतिहास का कोई पेपर नहीं है? नहीं सर। नहीं है। आप जब जैसे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसी में से मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। पूछ लूँ? जी सर। आधुनिक भारत के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ा जाता है। जी। क्यों पढ़ा जाता है? सर उन्होंने जो उस समय काल की कांग्रेस जो पार्टी थी उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसके माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसा कि 1929 में लाहौर अधिवेशन के वे अध्यक्ष रहे थे, उस समय ही हमारी जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नहीं, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो। जी सर। इस नज़र से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप उनको पढ़ के क्या ऐसा सीख लोगे जो आपके व्यक्तित्व में भी आएगा, आपके कृतित्व में भी आएगा? ऐसा क्या सीखोगे उस इतिहास में जो नेहरू जी की तरफ से आपको मिलेगा? नेहरू जी से सर हम विश्व बंधुत्व की भावना सीख सकते हैं। उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो सभी को साथ लेकर चलने की बात की थी। जैसे चीन के साथ उन्होंने पंचशील समझौता किया था, उसमें हम देख सकते हैं उनके वो सिद्धांत। तो इतिहास आपका प्रिय विषय रहा है, तभी तीनों में से आप इसी में कर रहे हैं शायद में, है ना? जी सर। अभी पिछले दिनों हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी मतलब एक तरह से सोशल ऑडिटिंग करते हैं। तो SIRT में हम लोग कुछ साल पहले हिस्ट्री के ऊपर जब ऑडिटिंग कर रहे थे तो कुछ उसको जेंडर सेंसिटिव होके देखा गया इतिहास को।
तो बहुत सारी महिलाओं ने, और जो ख़ास तौर पे नारीवादी कह सकते हो आप इनको, या फिर वो उनको आप संवेदनशील कह सकते हो, उनका ये मानना था कि जो इतिहास है वो एक्चुअली हिस्ट्री नहीं है, वो हिज स्टोरी है। ज़्यादातर इतिहास पुरुषों के बारे में लिखा गया है ना। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या आपने ऐसा कुछ महसूस किया, और आपके हिसाब से उन्होंने ये बात क्यों कही होगी? सर, हम यदि सत्यनिष्ठा से इसका विश्लेषण करें तो हम इस बात को कह सकते कि हिज हिस्ट्री है, क्योंकि हम प्राचीन काल से आधुनिक काल में गिनी चुनी महिलाओं का, जो हम गिन सकते हैं उतनी महिलाओं का इतिहास पढ़ते हैं। अधिकांशतः जैसे मध्यकालीन में केवल रजिया सुल्ताना ही एक इतिहासकार शासक होती है, उसके बाद कोई महिला का जिक्र नहीं मिलता है। उसके बाद हमें औरंगजेब के काल में उनकी जेबुनिसा और वो बेटियां थी, उनका जिक्र मिलता है थोड़ा बहुत। तो इस कारण से हमें आधुनिक भारत में हालांकि मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना होना चाहिए था। तो आप मानते हो कि इतिहास में महिलाओं का उल्लेख होने से रह गया है, मतलब जिन महिलाओं को जितना स्थान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। पर अभी जो इतिहास वापस से आगे भी लिखा जा रहा है, किताबें जो तैयार की जा रही हैं, उसमें भी ये वाली बात देखने में कहीं ना कहीं आती है कि बहुत सारी महिलाएं कई क्षेत्रों में नाम आगे बढ़ा चुकी हैं, अपन पढ़ते रहते हैं ना, पर उनको स्थान अभी भी नहीं मिल रहा है किताबों में। उसके लिए क्या करना चाहिए? सर, हमें जो सभी इतिहास के सभी पहलुओं को छोड़कर इतिहास लिखा जाना चाहिए, ऐसी हमें शिक्षा पहले से देनी चाहिए। जो इतिहास के स्टूडेंट्स है बाद में जाके वही इतिहास लिखते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि पहले से ऐसी सेंसिटिव जो सभी पहलुओं को छुए ऐसा इतिहास पढ़ाया जाए। पर अभी आपको क्या कारण नज़र आता है कि पहले भी लोगों ने इस तरह से लिखा, आज भी लोग उसी नज़रिए से देखते हैं घटना को और उसी हिसाब से आगे बढ़ाते हैं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक तो सर, साक्ष्यों से जो साक्ष्य पहले से उपलब्ध है उनमें ज़्यादा जिक्र मिलता नहीं है, इस कारण से नहीं लिखा जाता है इस प्रकार का इतिहास। और दूसरा, पितृ सत्तात्मक समाज भी इसका एक कारण हो सकता है सर। अच्छा, इतिहास विषय में आप जानते हैं कुछ लड़कियां भी ये विषय लेती हैं? लड़कियां इतिहास लिखती हैं कभी, या महिला कैंडिडेट भी इतिहास लिखते हैं? जी सर। ऐसी कोई महिलाओं के नाम बताइए जो इतिहास कर रही हैं। सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा है इतिहासकार? जी, महिला इतिहासकार का नाम मैंने पढ़ा है। अच्छी बात, ठीक है, थैंक यू। आपने हिस्ट्री में बताया कि आपने मॉडर्न इसलिए ली कि आपको फ्रीडम स्ट्रगल जो है राष्ट्रीय आंदोलन का नॉलेज मिले। राष्ट्रीय आंदोलन पे ही आते हैं। आज 21 मार्च है जी, 2 या 3 दिन बाद का क्या इम्पोर्टेंस है आपके फ्रीडम स्ट्रगल के हिसाब से? 23 मार्च। हाँ, क्यों है? फांसी हुई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। बताएं इसके बारे में आपको। जी, ये हुआ था कि उस समय साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, तो उसके कारण पंजाब में ये विरोध चल रहा था। तो वहाँ पर लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। वहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी ने उनकी मतलब लाठियाँ चलवा दी उन पर, तो उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो बाद में जब ये बात भगत सिंह आदि को पता चली, तो उन्होंने जिस अधिकारी ने ये किया था उसको मारने के लिए प्लान बनाया और उसको मारने गए, लेकिन वो अधिकारी जो जिसने मारा था वो उसको नहीं मार सके और सैंडर्स की हत्या कर दी उन्होंने। तो इस कारण उनको फिर बाद में 1931 में फांसी हुई थी। अच्छा, उस समय कोई आंदोलन भी चल रहा था, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फिर उनकी फांसी की और समझौते की जो बहुत आलोचना की गई थी जी, क्या रीज़न था? उस समय गांधी इरविन समझौता हुआ था मैम, तो वहाँ पर गांधी जी ने इनकी फांसी रुकवाने की बात नहीं की, ऐसी आलोचना की जाती गांधी जी की। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत से आंदोलन किए, तो आप सबसे सफल आंदोलन किसे मानते हैं? मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही सबसे सफल मानता हूँ। क्यों? मैं उसमें एक तो वो देशव्यापी हुआ था, असहयोग आंदोलन से भी ज़्यादा बढ़कर हुआ था, और दूसरी बात उसमें महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया था, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था भारतीय इतिहास में। कौन कौन सी महिलाएं सम्मिलित हुई? कुछ नाम बता सकते हैं? कमला चट्टोपाध्याय। अच्छा, अभी हिस्ट्री भी आपने पढ़ी है, अभी एक टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, एक ऐतिहासिक सीरियल चल रहा है बहुत फेमस और सब लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड है, आधुनिक में ना हो पर हिस्ट्री से रिलेटेड है। कौन सा सीरियल है अभी? मैंने नहीं देखा, सॉरी। थैंक यू मैम। हर्षित जी, आपके इतिहास में इंटरेस्ट है,
और क्रिकेट भी आपने लिखी। जी। आप भारतीय टीम में हो जी। और भारत की टीम फाइनल में पहुंच गई वर्ल्ड कप के। जी। सुबह मैच है जी। और आपको शाम को 4 बजे ये पता लगता है कि आपकी माताजी बहुत ज़्यादा बीमार है जी। और इंडिया से कॉल आता है कि मैं हर्षित से मिलना चाहता हूँ, मतलब मेरी इच्छा है क्योंकि अंतिम स्थिति है और आप वहाँ पर एक मुख्य बैट्समैन हैं, सिडनी में हैं, आपके पास सुविधा भी है कि आप वहाँ से फ्लाइट, क्योंकि आप भारतीय टीम में आपके कहने पर तो आ सकती है। दूसरी तरफ फाइनल मैच है, आप ओपनर बैट्समैन हैं। ऐसी स्थिति में आप मैच खेलोगे और आप अपनी माताजी के इकलौते पुत्र को, आपके पिताजी भी नहीं और वो मिलना चाहे, क्या करोगे? वैसे तो मेरा पुत्र धर्म तो यह कहता है कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन उस समय आप ही क्या करोगे? धर्म नहीं, उसमें आपको डिसीजन लेना है। करना क्या है? आपको एक डिसीजन लेना, मुझे डिसीजन सुनना है। मैं मैच खेलूँगा सर। आप मैच खेलोगे? जी। क्यों? सर मैं वर्चुअल माध्यम से भी मिल सकता हूँ, वीडियो कॉल के माध्यम से देख सकता हूँ माँ को। अच्छा, ठीक है। ये कुंभ चल रहा है, जी सर। कुंभ के बारे में आप क्या इतिहास के परिप्रेक्ष्य में क्या जानते हैं? कुंभ मेला सर 12 वर्ष में एक बार होता है। इस वर्ष वो अपने हरिद्वार में चल रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है सर? उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं सर। जानकारी? अच्छा, हरिद्वार का नाम सुना? जी सर। अच्छा, हरिद्वार के ठीक पास में कोई एक आध तीर्थ बता सकते हो बड़ा सा? ऋषिकेश सर। ऋषिकेश। जी। अच्छा, कौन सी नदी के किनारे? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे अच्छा, ये मालूम नहीं आपको। अच्छा, गीता जी के बारे में सुना? गीता ग्रंथ, महाग्रंथ जी सुना? जी सर। उसमें कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। जी कुल कितने श्लोक? सर 1 लाख। 1 लाख। सॉरी सर, वो श्रीमद् भागवत गीता में। अच्छा, कोई एक श्लोक सुना सकते? सॉरी सर, नहीं। अच्छा, एक बताइए कि अभी कोरोना के दौरान ऑनलाइन स्टडी जी और ऐसी क्लास मोबाइल पर ईजाद हो गई कि सारे का सारा स्टडी मटेरियल मोबाइल पर मिलने लगे जी। और संभवतः ग्रामीण पृष्ठभूमि में ऐसे टीचर थे जो उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकते थे जी। और चूँकि कंपटीशन था पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, तो बेस्ट से बेस्ट कंपनियों ने जो टॉपिक उनको देश के सर्वश्रेष्ठ टीचर से उपलब्ध हो सकता था वो उन बच्चों को मोबाइल पर मिल गया जी। ऐसे में ये जो वापस स्कूलिंग शुरू हुई है, या स्कूलिंग शुरू करनी चाहिए या इनकी स्टडी ऐसे ही ठीक है? दोनों में से कौन सा ठीक है और क्यों? ये बताएं। स्कूलिंग शुरू करनी चाहिए जरूर सर, निश्चित रूप से, क्योंकि एक विकल्प है जो ऑनलाइन शिक्षा है वो जो परंपरागत शिक्षा है उसका स्थान नहीं ले सकता। क्यों? वहाँ पर सर केवल ऑनलाइन में पढ़ाई होती है, स्कूल में जाकर समावेशी विकास किया जाता है बालक का, केवल पढ़ाई ही नहीं होती है। समावेशी विकास से क्या तात्पर्य है? सर बालक का चहुमुखी, जैसे उसमें उसको पढ़ाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, उसके साथ साथ उसके व्यवहार में भी चेंज आते हैं, वहाँ पर चरित्र में भी उसका निर्माण होता है स्कूल में, तो स्कूल तो अनिवार्य है सर। अच्छा, आप इस पद पे चयन होने के बाद एसडीएम बन गए। आपके ब्लॉक में ऐसी 20 स्कूल है जहाँ पर 5वीं तक क्लास में केवल एक टीचर है और आगामी 2 साल तक कोई सरकार से भर्ती होने की भी संभावना नहीं है। तो आपकी रणनीति उन स्कूलों को लेकर, चूँकि आपके पास पावर भी है, आप कुछ नवाचार भी कर सकते हो, कैसे क्या करो? सर वहाँ पर हम जैसे ये वो एक शिक्षक को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से वहाँ पर पढ़ा सकते हैं, जैसे जो इक्विपमेंट हो वो लगा दिए तो बच्चे वहाँ पर पढ़ सकते हैं उसके माध्यम से, और उसका निर्देशन और नियंत्रण जो एक शिक्षक है वो कर सकता है। अच्छा, आप इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हो और इससे आप डिप्रेशन में चले जाते हो,
डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आप क्या करोगे? आपको सदमा लग जाता है कि मैंने बहुत तैयारी की और विचार आपके अंदर चला जाता है, तो इससे बाहर आने के लिए आप अपने आप से क्या 3 वादे करोगे, वो बताइए। सर मैं अगर इस परीक्षा में असफल हो जाता हूँ तो उसके बाद पहले तो मैं खुद को टाइम दूंगा सोचने का, उसके बाद अपने आप से 3 वादे करूँगा। उसमें अगली बार में जो मेरी कमियाँ रह गई, इस असफल होने का कारण जो बने, उसको दूर करके अगली बार और अच्छी तरीके से प्रयास। एक दूसरा जी, दूसरा सर में जो हर्षित अपने आप को क्या कहेगा प्रतिदिन, ये बताओ। एक तो ये कहोगे मैं कमी दूर करूँगा, दूसरा मैं अपने आप को विश्वास दिलाऊंगा कि मुझ में क्षमता है और मैं ये कर सकता हूँ। 2 तीसरा सर मैं जो नवाचार हो सकते हैं इसमें, जो मेरी पढ़ाई में, वो करूँगा। आपने हॉबी लिखी है क्रिकेट खेलना, आपने आरएस में नैतिकता भी पढ़ी है, इन दोनों का आपस में कुछ उदाहरण है ऐसा जहाँ नैतिक चीज़ों को लागू नहीं किया गया और बैड प्रैक्टिस इस गेम में हुई? जी बताएं कुछ उदाहरण। सर एक बार चेपल नामक खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो लास्ट गेम पर 4 रन चाहिए थे टीम को, तो उन्होंने अंडर आर्म बॉल फेंक दी, तो उस पर मारना मुश्किल है। ये एक उदाहरण। अच्छा, और कोई क्या कभी इंडिया की टीम की तरफ से ऐसा हुआ? सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक एसडीएम के लिए ये संकल्पना होती है समाज में कि आप एसडीएम बन जाएंगे तो पावरफुल हो जाएंगे, क्या सोचते हैं इस बारे में आप? ये होती है और पावर आते हैं, लेकिन उनका यूज़ पर डिपेंड करता है सर। आपका मानना है कि एसडीएम बनने के बाद पावरफुल हो जाएंगे आप? हमारे अंदर सत्ता आती है और हम कार्य करने की शक्ति भी आती है सर। सत्ता आती है और कार्य करने की शक्ति आती है, तो आप आम इंसान से हट करके एक पावरफुल मैन की तरह ट्रीट करेंगे, उस तरीके से हो जाएंगे। तो क्या संकल्पना क्या है आपकी कि आप एसडीएम बन जाएंगे, फिर आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन होने वाला है? सत्ता आ जाएगी आप में, पावर आ जाएगा, क्या होगा ऐसा व्यवहार में परिवर्तन? सर मैं जड़ों से जुड़ा हुआ रहूँगा और उसके साथ प्रयोग जो मेरे अधिकार है और मेरे पास शक्ति है, उनका मैं आम जन के हित में प्रयोग करने के बारे में। कैसे करेंगे? जैसे सर मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहता हूँ ज़्यादा, उस क्षेत्र में मैंने सर एक योजना भी बनाई है, क्या मैं बता सकता उसके बारे में? शिक्षा के क्षेत्र में बताएं खुल के बताएं। जी सर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के बारे में सर मैं ये नवाचार करना चाहूँगा कि हर कक्षा, जैसे 5वीं कक्षा तक के स्तर के बालक को इतना तो आना ही चाहिए, 3री के बालक को इतना आना चाहिए, 8वीं के बालक को इतना तो आना चाहिए। इसे सर शिक्षा के प्रतिफल के नाम से भी जाना जाता है। एसडीएम बन के तो ये काम नहीं कर पाओगे आपको तो फिर डीओ बनना चाहिए, ताकि आप ज़िले में शिक्षा अधिकारी के रूप में पूरे ज़िले में चला सको इस काम को, या फिर आप डायरेक्टर बनिए, यूपीएससी करिए, ताकि आप पूरे स्टेट के एजुकेशन सिस्टम को कुछ अपनी इच्छाओं के अनुसार इस नवाचार में ढाल सको। एसडीएम बन के तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। हमारे क्षेत्र में हम शिक्षा अधिकारी की मीटिंग लेकर ये बता तो सकते हैं और मुझे विश्वास है कि वो इसके बारे में जरूर सोचेंगे। क्या आपको पता है एसडीएम शिक्षा अधिकारियों की कौन कौन सी मीटिंग लेता है? सर चेक करने जाते हैं, मीटिंग चेक करने जाते हैं स्कूलों में, वहाँ पर भी बता सकते हैं सर। मीटिंग नहीं लेता वो? मीटिंग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है हर्षित जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।